धर्मवीर भारती की रचना सूरज का सातवां घोड़ा। तीसरी दोपहर। हम लोग सुबह सोकर उठे तो देखा कि रात ही रात सहसा हवा बिल्कुल रुक गई और इतनी उमस है कि सुबह 5 बजे भी हम लोग पसीने से तर थे। हम लोग उठकर खूब नहाए, मगर उमस इतनी भयानक थी कि कोई भी साधन काम ना आया। पता नहीं ऐसी उमस इस शहर के बाहर भी कहीं होती है या नहीं, पर यहाँ तो जिस दिन ऐसी उमस होती है उस दिन सभी काम रुक जाते हैं। सरकारी दफ्तरों में क्लर्क काम नहीं कर पाते, सुपरिटेंडेंट बड़े बाबुओं को डांटते हैं, बड़े बाबू छोटे बाबुओं पर खींच उठते हैं, छोटे बाबू चपरासियों से बदला निकालते हैं और चपरासी गालियाँ देते हुए पानी पिलाने वालों से, भिश्तियों और मालियों से उलझ जाते हैं। दुकानदार माल ना बेचकर ग्राहकों को खिसका देते हैं और रिक्शे वाले इतना किराया मांगते हैं कि सवारियां परेशान होकर रिक्शा ना करें। और इन तमाम सामाजिक उथल पुथल के पीछे कोई ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक प्रगति का सिद्धांत ना होकर केवल तापमान रहता है। टेम्परेचर उमस 112 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन इस उमस के बावजूद माणिक मुल्ला की कहानियाँ सुनने का लोभ हम लोगों से छूट नहीं पाता था। अतः हम सबके सब नियत समय पर वहीं इकट्ठा हुए और मिलने पर सब में यही अभिवादन हुआ, आज बहुत उमस है। हाँ जी, बहुत उमस है। उफ़्फ़ो। सिर्फ प्रकाश जब आया और उसने सबसे कहा कि आज बहुत उमस है, तो फ़लसफ़ा छाँटते हुए अफलातून की तरह मुँह बनाकर बोला, मेरी इस झल्लाहट भरी टिप्पणी के लिए क्षमा करेंगे, क्योंकि पिछली रात उसने मार्क्सवाद के सवाल पर मुझे नीचा दिखाया था और सच्चे संकीर्ण मार्क्सवादियों की तरह से झल्ला उठा था, और मैंने तय कर लिया था कि वह सही बात भी करेगा तो मैं उसका विरोध करूँगा। बहरहाल प्रकाश बोला, भाई जी, उमस हम सभी की ज़िंदगी में छाई हुई है, उसके सामने तो यह कुछ नहीं। हम सभी निम्न मध्य श्रेणी के लोगों की ज़िंदगी में हवा का एक ताज़ा झोंका नहीं, चाहे दम घुट जाए पर पत्ता नहीं हिलता। धूप जिसे रोशनी देना चाहिए हमें बुरी तरह झुलसा रही है और समझ में नहीं आता कि क्या करें। किसी तरह नई और ताज़ी हवा के झोंके चलने चाहिए, चाहे लू के ही झोंके क्यों ना हो। प्रकाश की इस मूर्खता भरी बात पर कोई कुछ नहीं बोला। खैर, तो माणिक मुल्ला बोले, जब मैं प्रेम पर आर्थिक प्रभाव की बात करता हूँ तो मेरा मतलब यह रहता है कि वास्तव में आर्थिक ढांचा हमारे मन पर इतना अजब सा प्रभाव डालता है कि मन की सारी भावनाएं उससे स्वाधीन नहीं हो पाती, और हम जैसे लोग जो ना उच्च वर्ग के हैं ना निम्न वर्ग के, उनके यहाँ रूढ़ियाँ, परंपराएं, मर्यादाएं भी ऐसी पुरानी और विषाक्त हैं कि कुल मिलाकर हम सभी पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि हम यंत्र मात्र रह जाते हैं। हमारे अंदर उदार और ऊंचे सपने खत्म हो जाते हैं और एक अजब सी जड़ मूर्छना हम पर छा जाती है। प्रकाश ने जब इसका समर्थन किया तो मैंने इसका विरोध किया और कहा, लेकिन व्यक्ति को तो हर हालत में ईमानदार बना रहना चाहिए, यह नहीं कि टूटता फूटता चला जाए। तो माणिक मुल्ला बोले, यह सच है, पर जब पूरी व्यवस्था में बेईमानी है तो एक व्यक्ति की ईमानदारी इसी में है कि वह एक व्यवस्था द्वारा लादी गई सारी नैतिक विकृति को भी स्वीकार करे और उसके द्वारा आरोपित सारी झूठी मर्यादाओं को भी, क्योंकि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन हम यह विद्रोह नहीं कर पाते, अतः नतीजा यह होता है कि जमुना की तरह परिस्थिति में समझौता करते जाते हैं। लेकिन सभी तो जमुना नहीं होते, मैंने फिर कहा। हाँ, लेकिन जो इस नैतिक विकृति से अपने को अलग रखकर भी इस तमाम व्यवस्था के विरुद्ध नहीं लड़ते, उनकी मर्यादाशीलता सिर्फ परिष्कृत कायरता होती है। संस्कारों का अंधानुसरण और ऐसे लोग भले आदमी कहलाए जाते हैं, उनकी तारीफ़ भी होती है, पर उनकी ज़िंदगी बेहद करुण और भयानक हो जाती है। और सबसे बड़ा दुख यह है
कि वे भी अपने जीवन का यह पहलू नहीं समझते और बैल की तरह चक्कर लगाते चले जाते हैं। मसलन मैं तुम्हें तन्ना की कहानी सुनाऊं। तन्ना की याद है ना, वही महेश्वर दलाल का लड़का। लोग व्यर्थ के वाद विवाद से ऊब गए थे, अतः माणिक मुल्ला ने कहानी सुनानी शुरू की। अकस्मात ओमकार ने रोककर कहा, इस कहानी का शीर्षक। माणिक मुल्ला इस व्याघात से झल्ला उठे और बोले, हटाओ जी, मैं क्या किसी पत्रिका को कहानी भेज रहा हूँ कि शीर्षक के झगड़े में पड़ूँ। तुम लोग कहानी सुनने आए हो या शीर्षक सुनने, या मैं उन कहानी लेखकों में से हूँ जो आकर्षक विषय वस्तु के अभाव में आकर्षक शीर्षक देकर पात्रों में संपादकों और पाठकों का ध्यान खींच कर करते हैं। यह देखकर कि माणिक मुल्ला ओमकार को डांट रहे हैं, हम लोगों ने भी ओमकार को डांटना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जब माणिक मुल्ला ने हम लोगों को डांटा तो हम लोग चुप हुए और उन्होंने अपनी कहानी प्रारंभ की। तन्ना के कोई भाई नहीं था, पर 3 बहनें थीं। उनमें से जो सबसे छोटी थी, उसी को जन्म देने के बाद उसकी माँ गोलोक चली गई। रह गए पिताजी जो दलाल थे। चूँकि बच्चे छोटे थे, उनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं था, अतः तन्ना के पिता महेश्वर दलाल ने अपनी यह इच्छा जाहिर की कि किसी भले घर की कोई दबी ढकी सुशील कन्या मिल जाए तो बच्चों का पालन पोषण हो जाए, वरना अब उन्हें क्या बुढ़ापे में कोई औरत का शौक़ चढ़ा है। राम राम, ऐसी बात सोचना भी नहीं चाहिए। उन्होंने तो सिर्फ बच्चों की फ़िक्र की, वरना अब तो बचे कुचे दिन राम के भजन में और गंगा स्नान में काट देने हैं। रही तन्ना की माँ, सो तो देवी थी, स्वर्ग चली गई। महेश्वर दलाल पापी थे, सो रह गए। बच्चों का मुंह देखकर कुछ नहीं करते, वरना हरिद्वार जाकर बाबा काली कमली वाले के भंडारों में दोनों जून भोजन करते और लोक परलोक सुधारते। लेकिन मोहल्ले भर की बड़ी बूढ़ी औरतें कोई ऐसी सुशील कन्या न जुटा पाई जो बच्चों का भरण पोषण कर सके। अंत में मजबूर होकर महेश्वर दलाल एक औरत को सेवा टहल और बच्चों के भरण पोषण के लिए ले आए। उस औरत ने आते ही सबसे पहले महेश्वर दलाल के आराम की सारी व्यवस्था की। उनका पलंग बिस्तर हुक्का चिलम ठीक किया। उसके बाद तीनों लड़कियों के चरित्र और मर्यादा की कड़ी जांच की और अंत में तन्ना की फिजूल खर्ची रोकने की पूरी कोशिश करने लगी। बहरहाल उसने तमाम बिखरती हुई गृहस्थी को बड़ी सावधानी से संभाल लिया। अब उसमें अगर तन्ना और उनकी तीनों बहनों को कुछ कष्ट हुआ हो तो इसके लिए कोई क्या करे। तन्ना की बड़ी बहन घर का कामकाज, झाड़ू बुहार, चौका बर्तन किया करती थी। मझली बहन, जिसके दोनों पैरों की हड्डी बचपन से ही खराब हो गई थी, या तो कोने में बैठी रहती या आंगन भर में घिसट घिसट कर सभी भाई बहनों को गालियां देती रहती थी। सबसे छोटी बहन पंचम बनिया के यहाँ से तंबाकू, चीनी, हल्दी, मिट्टी और तेल, अदरक, नींबू, हरी मिर्च, आलू और मूली वगैरह लाने में व्यस्त रहती थी। तन्ना सुबह उठकर पानी से सारा घर धोते थे, बांस में झाड़ू बांधकर घर भर का जाला पोंछते थे, हुक्का भरते थे। इतने में स्कूल का वक्त हो जाता था, लेकिन खाना इतनी जल्दी कहाँ से बन सकता था, अतः बिना खाए ही स्कूल चले जाते थे। स्कूल से लौटकर आने पर उन्हें फिर शाम के लिए लकड़ी चीरनी पड़ती थी, बुरादे की अंगीठी भरनी पड़ती थी, दिया बत्ती करनी पड़ती थी। बुआ, उस औरत को सभी बच्चे बुआ कहा करें, यह महेश्वर दलाल का हुक्म था। बदन भी अक्सर दबाना पड़ता था, क्योंकि बेचारी काम करते करते थक जाती थी और तब तन्ना चबूतरे के सामने लगी हुई म्यूनसिपैलिटी की लालटेन के मंद मधुर प्रकाश में स्कूल का काम किया करते थे। घर में लालटेन एक ही थी और वह बुआ के कमरे में जलती बुझती रहती थी। तन्ना का दिल कमज़ोर था, अतः तन्ना अक्सर माँ की याद करके रोया करते थे
और उन्हें रोता देख बड़ी और छोटी बहन भी रोने लगती थीं। और मझली बहन अपने दोनों टूटे पैर पटक कर उन्हें गालियां देने लगती थी और दूसरे दिन वह बुआ से या बाप से शिकायत कर देती थीं। और बुआ माथे में आलता बिंदी लगाते हुए रोती हुई कहती थीं, इन कमबख्तों को मेरा खाना पीना उठना बैठना अच्छा नहीं लगता, पानी पी पी कर कोसते रहते हैं। आखिर कौन तकलीफ़ है इन्हें। बड़े बड़े नवाब के लड़के ऐसे नहीं रहते जैसे तन्ना बाबू बुल्ला बना के पार्टी पार के छैल चिकनियों की तरह घूमते हैं। और उसके बाद महेसर दलाल को परिवार की मर्यादा कायम रखने के लिए तन्ना को बहुत मारना पड़ता था। यहाँ तक कि तन्ना की पीठ में नील उभर आती थी और बुखार चढ़ाता था। दोनों बहनें डर के मारे उनके पास नहीं जा पातीं और मझली बहन मारे खुशी के आंगन भर में घिसलती फिरती थी। छोटी बहन से कहती थी, खूब मार पड़ी। अरे अभी क्या, राम चाहे तो एक दिन पैर टूटेंगे, कोई मुंह में दाना डालने वाला नहीं रह जाएगा। अरे चल, आज मेरी चोटी तो कर दे, आज खूब मार पड़ी है तन्ना को। इन हालातों में जमुना की माँ ने तन्ना को बहुत सहारा दिया। उनके यहाँ पूजा पाठ अक्सर होता रहता था और उसमें वे 5 बंदर और 5 कुंवारी कन्याओं को खिलाया करती थीं। बंदरों में तन्ना और कन्याओं में उनकी बहनों को आमंत्रण मिलता था और जाते समय बुआ साफ साफ कह देती थी कि दूसरों के घर का जाकर नदीदों की तरह नहीं खाना चाहिए, आधा पूड़ियाँ बचाकर ले आनी चाहिए। वे लोग यही करते और चूंकि पूड़ी खाने से मैदा खराब हो जाता है, अतः बेचारी बुआ पूड़ियाँ अपने लिए रखकर रोटी बच्चों को खिला देती। तन्ना को अक्सर किसी न किसी बहाने जमुना बुला लेती थी और अपने सामने तन्ना को बिठाकर खाना खिलाती थी। तन्ना खाते जाते और रोते जाते, क्योंकि यद्यपि जमुना उनसे छोटी थी पर पता नहीं क्यों उसे देखते ही तन्ना को अपनी माँ की याद आ जाती थी। और तन्ना को रोते देखकर जमुना के मन में भी ममता उमड़ पड़ती थी और जमुना घंटों बैठकर उनसे दुख सुख की बातें करती रहती थीं। होते होते यह हो गया कि तन्ना के लिए कोई था तो जमुना थी और जमुना को 24 घंटा अगर किसी की चिंता थी तो तन्ना की। अब इसी को आप प्रेम कह लें या कुछ और। जमुना की माँ से बात छिपी नहीं, क्योंकि अपनी उम्र में वे भी जमुना ही रही होंगी। और उन्होंने बुलाकर जमुना को बहुत समझाया और कहा कि तन्ना वैसे बहुत अच्छा लड़का है पर नीचे गोद का है और अपने ख़ानदान में अभी तक अपने से ऊंचे गोद में ही ब्याह हुआ है। पर जब जमुना बहुत रोई और उसने 3 दिन तक खाना नहीं खाया तो उसकी माँ ने आधे पर तोड़ कर लेने का निर्णय किया। यानी उन्होंने कहा कि अगर तन्ना घर जमाई बनना पसंद करे तो इस प्रस्ताव पर गौर किया जा सकता है। पर जैसा पहले कहा जा चुका है कि तन्ना थे ईमानदार आदमी और उन्होंने साफ कह दिया कि पिता कुछ भी हो आखिरकार पिता है, उनकी सेवा करना उनका धर्म है, वे घर जमाई जैसी बात कभी सोच नहीं सकते। इस बात पर जमुना के घर में खूब संग्राम मचा। अंत में जीत जमुना की माँ की ही रही कि जब दहेज होगा तब ब्याह देंगे, नहीं तो लड़की कुंवारी ही रहेगी। रास्ता नहीं सूझेगा तो लड़की पीपल से ब्याह देंगे पर नीचे गोत वालों को नहीं देंगे। जब यह बात महेसर दलाल तक पहुंची तो उनका खून खौल उठा और उन्होंने पूछा, तन्ना कहाँ है? मालूम हुआ मैच देखने गया है। तो उन्होंने चीखें मारकर कहा ताकि जमुना के घर तक सुनाई दे, आने दो आज हरामजादे को। खाल ना उधेड़ दी तो नाम नहीं, लकड़ी के ठूंठ को साड़ी पहनाकर नौबत बजवा कर ले आऊँगा, पर उनके यहाँ मैं लड़के का ब्याह करूँगा जिनके यहाँ। और उसके बाद उनके यहाँ का जो वर्णन महेसर दलाल ने किया उसे जाने ही दीजिए। बहरहाल बुआ ने 3 दिन तक खाना नहीं खाया और महेसर ने इतना मारा कि मुंह से खून निकल आया। और तीसरे दिन भूख से व्याकुल तन्ना छत पर गए तो जमुना की माँ ने उन्हें देखते ही झट से खिड़की बंद कर ली। जमुना छज्जे पर धोती सुखा रही थी। क्षण भर इनकी ओर देखती रही,
फिर चुपचाप बिना धोती सुखाए नीचे उतर गई। तन्ना चुपचाप थोड़ी देर उदास खड़े रहे, फिर आंखों में आंसू भर नीचे उतर आए और समझ गए कि उनका जमुना पर जो भी अधिकार था वह खत्म हो गया, और जैसा कहा जा चुका है कि वे ईमानदार आदमी थे, अतः उन्होंने कभी इधर का रुख भी नहीं किया। हालांकि उधर देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे और लगता था जैसे गले में कोई चीज़ फंस रही हो, सीने में कोई सूजा चला रहा हो। धीरे धीरे तन्ना का मन भी पढ़ने से उचट गया और वे एफए के पहले साल में ही फेल हो गए। महेश्वर दलाल ने उन्हें फिर खूब मारा। उनकी मझली बहन खुश होकर अपने लुंज पुंज पैर पटकने लगी, और हालांकि तन्ना खूब रोए और दबी जबान इसका विरोध भी किया, पर महेश्वर दलाल ने उनका पढ़ना लिखना छुड़ाकर उन्हें आरएमएस में भर्ती करा दिया और वे स्टेशन पर डाक का काम करने लगे। उसी समय महेश्वर दलाल की निगाह में एक लड़की, यहाँ पर मैं यह साफ कर दूँ कि या तो कहानी की विषय वस्तु के कारण हो या उस दिन की सर्वग्रासी उमस के कारण, लेकिन उस दिन माणिक मुल्ला की कथा शैली में वह चटपटापन नहीं था जो पिछली दो कहानियों में था। अजब ढंग से नीरस शैली में वे विवरण देते चले जा रहे थे और हम लोग भी किसी तरह ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे थे। उमस बहुत थी, कहानी में भी, कमरे में भी। खैर, तो उसी समय महेश्वर दलाल की निगाह में एक लड़की आई जिसके बाप मर चुके थे। माँ की अकेली संतान थी। माँ की उम्र चाहे कुछ रही हो, पर देखकर यह कहना कठिन था माँ बेटी में कौन 19 है कौन 20। कठिनाई यह थी, लड़की इंटर के इम्तिहान में बैठ रही थी। हालांकि उम्र में तन्ना से बहुत छोटी थी, लेकिन मुसीबत यह थी कि उस रूपवती विधवा के पास ज़मीन जायदाद काफ़ी थी। ना कोई देवर था, ना कोई लड़का, अतः उसकी सहायता और रक्षा के ख्याल से तन्ना को इंटरमीडिएट पास बताकर महेश्वर दलाल ने उसकी लड़की से तन्ना की बात पक्की कर ली, मगर इस शर्त के साथ कि शादी तब होगी जब महेश्वर दलाल अपनी लड़की को निपटा लेंगे, और तब तक लड़की पढ़ेगी नहीं। चूँकि लड़की की ओर से भी सारा इंतजाम महेश्वर दलाल को करना था, अतः वह 11-12 बजे रात तक लौट पाते थे और कभी कभी रात को भी वहीं रह जाना पड़ता था, क्योंकि लड़ाई चल रही थी और ब्लैक आउट रहता था। लड़की का घर उसी मोहल्ले की एक दूसरी बस्ती में था जिसमें दोनों तरफ फाटक लगे थे, जो ब्लैक आउट में 9 बजे ही बंद हो जाते थे। बुआ ने इसका विरोध किया और नतीजा यह हुआ कि महेश्वर दलाल ने साफ साफ कह दिया कि उसके घर में रहने से मोहल्ले में चारों तरफ 4 आदमी 4 तरह की बातें करते हैं। महेश्वर दलाल ठहरे इज्जतदार आदमी, उन्हें बेटी बेटियों का ब्याह निपटाना था और वे यह ढोल कब तक अपने गले बांधे रहेंगे। अंत में हुआ यह कि बुआ जैसे हंसती इठलाती हुई आई थी, वैसे ही रोती कलपती अपनी गठरी मुठरी बांध कर चली गई, और बाद में मालूम हुआ कि तन्ना की माँ के तमाम जेवर और कपड़े जो बहन की शादी के लिए रखे थे गायब हैं। इससे तन्ना पर एक भयानक भार लाद दिया। महेश्वर दलाल का उन दिनों अजब हाल था। मोहल्ले में यह अफवाह फैली हुई थी कि महेश्वर दलाल जो कुछ करते हैं वह एक साबुन बेचने वाली लड़की को दे आते हैं। तन्ना को घर का भी सारा खर्च चलाना पड़ता था, ब्याह की तैयारी भी करनी पड़ती थी। दोपहर को एआरपी में काम करते थे, रात को आरएमएस में, और नतीजा यह हुआ कि उनकी आंखें धंस गईं, पीठ झुक गई, रंग झुलस गया और आँखों के आगे काले धब्बे उड़ने लगे। जैसे तैसे करके बहन की शादी निपटी। शादी में जमुना आई थी, पर तन्ना से बोली नहीं। एक दालान में दोनों मिले तो चुपचाप बैठे रहे। जमुना नाखून से फर्श खोदती रही, तन्ना तिनके से दांत खोदती रहे। यूँ जमुना बहुत सुंदर निकल आई थी और गुजराती जूड़ा बांधने लगी थी, लेकिन यह कहा जा चुका है कि तन्ना ईमानदार आदमी थे। तन्ना का फलदान चढ़ा तो वह और भी सज धज के आई
और उसने तन्ना से एक सवाल पूछा, भाभी क्या बहुत सुंदर है तन्ना? हाँ, तन्ना ने सहज भाव से बतला दिया। तो रूंधते गले से बोले, मुझसे भी? तन्ना कुछ नहीं बोले, घबराकर बाहर चले आए और सुबह के लिए लकड़ी चीरने लगे। तन्ना की शादी के बाद जमुना ने भाभी से काफ़ी हेलमेल बढ़ा लिया। रोज़ सुबह शाम आती, तन्ना से बात भी ना करती, दिन भर भाभी के पास बैठी रहती। भाभी बहुत पढ़ी लिखी थी, तन्ना से भी ज़्यादा, और थोड़ी घमंडी भी थी। बहुत जल्दी मैके चली गई तो एक दिन जमुना आई और तन्ना से ऐसी ऐसी बातें करने लगी जैसी उसने कभी नहीं की थी। तन्ना ने उसके पांव छूकर उसे समझाया कि जमुना, तुम कैसी बात करती हो? तो जमुना कुछ देर रोती रही, फिर फुफकारती हुई चली गई। उन्हीं दिनों मोहल्ले में एक अजब की घटना हुई। जिस साबुन वाली लड़की का नाम महेश्वर दलाल के साथ लिया जाता था, वह एक दिन मरी हुई पाई गई। उसकी लाश भी गायब कर दी गई और महेश्वर दलाल पुलिस के डर के मारे जाकर समधियाने में रहने लगे। तन्ना की ज़िंदगी अजब थी। पत्नी ज़्यादा पढ़ी थी, ज़्यादा धनी घर की थी, ज़्यादा रूपवती थी, हमेशा ताने दिया करती थी। मंझली बहन घिसट घिसट कर गालियाँ देती रहती थी। राम करे दोनों पाँवों में कीड़े पड़े। अफसर ने उनको निकम्मा करार दिया और उन्हें ऐसी ड्यूटी दे दी कि हफ्ते में 4 दिन और 4 रातें रेल के सफ़र में बीतती थीं और बाकी दिन हेडक्वार्टर में डांट खाते खाते। उनकी फ़ाइल में बहुत शिकायतें लिखी गई थीं। उन्हीं दिनों उनके यहाँ यूनियन बनी और वे ईमानदार होने के नाते उससे अलग रहे। नतीजा यह हुआ कि अफसर भी नाराज़ और साथी भी। इसी बीच में जमुना का ब्याह हो गया। महेश्वर दलाल गुजर गए। पहला बच्चा होने में पत्नी मरते मरते बची और बचने के बाद वह तन्ना से गंदी छिपकली से भी ज़्यादा नफरत करने लगी। छोटी बहन ब्याह के काबिल हो गई और तन्ना सिर्फ इतना कर पाए कि सूख कर कांटा हो गए। कनपटियों के बाल सफ़ेद हो गए, झुककर चलने लगे, दिल का दौरा पड़ने लगा, आँख से पानी आने लगा और मैदा इतना कमज़ोर हो गया कि एक कौर भी हजम नहीं होता था। डाक ले जाते हुए एक बार रेल में नीमसार जाती हुई तीर्थ यात्रिणी जमुना मिली। साथ में रामधन था। जमुना बड़ी ममता से पास आकर बैठ गई। उसके बच्चे ने मामा को प्रणाम किया। जमुना ने दोनों को खाना दिया। कौर तोड़ते हुए तन्ना की आंखों में आंसू आ गए। जमुना ने कहा कि कोठी है, तांगा है, खुली आबो हवा है, आकर कुछ दिन रहो, तंदुरुस्ती संभल जाएगी। पर बेचारे तन्ना, नैतिकता और ईमानदारी बड़ी चीज़ होती है। लेकिन उस सफ़र से जो तन्ना लौटे तो फिर पड़ ही गए। महीनों बुखार आया। रोग के बारे में डॉक्टरों की मुख्तलिफ राय थी। कोई हड्डी का बुखार बताता था, तो कोई खून की कमी, तो कोई टीबी भी बता रहा था। घर का ये हाल कि एक पैसा पास नहीं। पत्नी का सारा जेवर सास ले गई। छोटी बहन रोया करे। मझली घिसट घिसट कर कहे, अभी क्या, अभी तो कीड़े पड़ेंगे। सिर्फ यूनियन के कुछ लोग आकर अच्छी भली सलाहें दे जाते थे। साफ़ हवा में रखो, फलों का रस दो, बिस्तर रोज़ बदल देना चाहिए, और बेचारे करते ही क्या। होते होते जब नौबत यहाँ तक पहुँची कि उन्हें दफ्तर से खारिज कर दिया गया, घर में फाके होने लगे, तो उनकी सास आकर अपनी लड़की को लिवा ले गई और बोली, जब कमर में बूता नहीं था तो भावरें क्यों फिराई थीं। और फिर यूनियन फूनियन के गुंडे आवारे आकर घर में हुड़दंग मचाते रहें। तन्ना की बहनें उनके सामने चाहे निकलें चाहे नाचे गाएं, उनकी लड़की यह पेशा नहीं करेगी। इधर यूनियन उनकी नौकरी के लिए लड़ रही थी और जब वे बहाल हो गए तो लोगों ने सलाह दी 2 हफ्ते के लिए चले जाएं। बाकी लोग उनका काम कर दिया करेंगे और उसके बाद फिर छुट्टी ले लेंगे। उनका तन हड्डी का ढांचा भर रह गया था। चलते हुए आप नज़दीक से पसलियों की खड़बड़ाहट सुन सकते थे। किसी तरह हिम्मत बांध गए। अफसर चिढ़े हुए थे।
मेल ट्रेन पर रात की ड्यूटी लगा दी, और वह भी ऐन होली के दिन। रंग में भीगते हुए भी थर थर काँपते हुए स्टेशन गए। सारा बदन जल रहा था। काम तो साथियों ने मिलकर कर दिया था, वे चुपचाप पड़े रहे। डिब्बे में अंदर सीलन थी, बदन टूट रहा था, नसें ढीली पड़ गई थीं। सुबह हुई, टूंडला आया, थोड़ी थोड़ी धूप निकल आई थी। वे जाकर दरवाजे के पास खड़े हो गए। गाड़ी चल रही थी, पाँव थर थर काँप रहे थे। सहसा इंजन के पानी की टंकी, झूलती हुई बाल्टी इनकी कनपटी में लगी, और फिर इन्हें होश नहीं रहा। आँख खुली तो टूंडला के रेलवे अस्पताल में थे। दोनों पाँव नहीं थे, आसपास कोई नहीं था। बेहद दर्द था। खून इतना निकल चुका था कि आँख से कुछ ठीक दिखाई नहीं पड़ता था। सोचा किसी को बुलावें, तो मुंह से जमुना का नाम निकला, फिर अपने बच्चे का, फिर बापू महेश्वर का, और फिर चुप हो गए। लोगों ने बहुत पूछा किसे तार दें, क्या किया जाए, पर वे कुछ नहीं बोले। सिर्फ मरने के पहले उन्होंने अपनी दोनों कटी टांगें देखने की इच्छा प्रकट की, और वे लाई गईं तो ठीक से देख नहीं सकते थे। अतः बार बार उन्हें छूते थे, दबाते थे, उठाने की कोशिश करते थे, और हाथ खींच लेते थे। थर थर काँपने लगते थे। पता नहीं मुझको कैसा लगा कि मैं निष्कर्ष सुनने की प्रतीक्षा किए बिना चुपचाप उठकर चला आया। अनध्याय। बेहद उमस। मन की गहरी से गहरी परत में एक अजीब सी बेचैनी। नींद आ भी रही है और नहीं भी आ रही है। नीम की डालियां खामोश हैं। बिजली के प्रकाश में उनकी छायाएं मकानों, खपरेलों, बरजों और गलियों में सहमी खड़ी हैं। मेरे अर्धसुप्त मन में असंबद्ध स्वप्न विचारों का सिलसिला। स्वर्ग का फाटक, रूप रंग रेखा आकार कुछ नहीं, जैसा अनुमान कर लें। अति यथार्थवादी कविताएं जिनका अर्थ कुछ नहीं, जैसा अनुमान कर लें। फाटक पर रामधन बाहर बैठा है, अंदर जमुना श्वेत वसना, शांत गंभीर। उसकी विशृंखल वासना, उसका वैधव्य पुरैन के पत्तों पर पड़ी ओस की तरह बिखर चुका है। वह वैसी ही है जैसी तन्ना को प्रथम बार मिली थी। फाटक पर घोड़े की नालें जड़ी हैं, एक दो असंख्य। दूर धुंधले क्षितिज से एक पतला धुएं की रेखा सा रास्ता चला रहा है। उस पर कोई दो चीज़ें रेंग रही हैं। रास्ता रह रहकर कांप उठता है, जैसे तार का पुल। बादलों में एक टॉर्च जल रही है। राह पर तन्ना चले आ रहे हैं। आगे आगे तन्ना कटे पाँवों से घिसटते हुए, पीछे पीछे उनकी दोनों कटी टांगें लड़खड़ाती चल रही हैं। टांगों पर आरएमएस के रजिस्टर लदे हैं। फाटक पर पाँव रुक जाते हैं, फाटक खुल जाते हैं। तन्ना फाइल उठाकर अंदर चले जाते हैं। दोनों पाँव बाहर छूट जाते हैं, बिस्तुइया की कटी हुई पूँछ की तरह छटपटाते हैं। कोई बच्चा रो रहा है, वह तन्ना का बच्चा है। दबे हुए स्वर, यूनियन, एसएमआर, एसएमआर, आरएमएस, यूनियन। दोनों कटे पाँव वापस चल पड़ते हैं। धुएं का रास्ता तार के पुल की तरह कांपता है। दूर किसी स्टेशन से कोई डाक गाड़ी छूटती है।